हेलो फ्रेंड, आपको मैं ट्यूटर में स्वागत है। तो फ्रेंड, आप मैं ट्यूटर देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स टू। तो फ्रेंड, मैं जब आप लोग के लाए हूँ बायोलॉजी। फ्रेंड, मैं आपको बताया था अगले वीडियो में कि आपको मैं बायोलॉजी में लाने वाला हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक। तो फ्रेंड, मैं जो लाया हूँ जो 6 प्रश्न है इंपॉर्टेंट बहुत है फ्रेंड, की जो बोर्ड की परीक्षा में फिक्स है कि 99 नहीं फ्रेंड 100% फिक्स है कि आने ही वाला है। तो हमारे वीडियो अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा फ्रेंड। बहुत ही सही रूप से आप देख सकते हैं मैं लाया हूँ जिसने फ्रेंड बहुत सही रूप से मैं लाया हूँ। यहाँ बायोलॉजी का पहला प्रश्न है फ्रेंड आपके सामने। आहार नली के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड यहाँ पर आहार नली के ये फ्रेंड आपका 2 नंबर का रहेगा। तब उत्तर लिखेंगे आहार नली के विभिन्न भाग निम्नलिखित है। तो फ्रेंड यहाँ पर पहला है मुख मुख व मुख गुहा, दूसरा है ग्रासनी और तुम्हारा तीसरा फ्रेंड ग्रास नली और चौथा आपका है आमाशय तथा बचवा फ्रेंड आपका आंत। दोस्त इसी तरह हम लोग का बताया। दूसरा प्रश्न है अंतरनासिका पट किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है। तो फ्रेंड हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे चेहरे पर स्थित नासिका दो नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती है। नासिका के मध्य एक नासा पट होता है, इसे अंतर नासिका पट कहते हैं। इससे नासा गुहा को 2 भागों में जा बट जाती है। तो फिर यहाँ पर आता है आपको तीसरा प्रश्न पुमंग एवं जयांग के में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे फ्रेंड यहाँ पर पुमंग पुष्प के नर जनांग है, जबकि जयांग पुष्प के मादा जनांग है। तो फिर आता है आपका अब आता है आपका चौथा प्रश्न है लसिका परिवहन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। फिर यहाँ पर हेडिंग डालेंगे लसिका परिवहन के कार्य। अगर फ्रेंड आप ठोस हेडिंग डालेंगे तो आपको ठोस नंबर मिलता है। तो फिर यहाँ पर पहला आपका है कोशिकाओं में को पोषक तत्वों गैसों हार्मोन्स तथा एंजाइम आदि का पहुंचाना तथा तथा आदान प्रदान के लिए माध्यम का कार्य करता है। दूसरा फ्रेंड कोशिका ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को रक्त तक पहुंचाता है। तीसरा आपका है दुष्लसिका केशिकाएं जो रंसाकुरों में फैली रहती है, पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। चौथा फ्रेंड आपका है लसिका कोशिकाओं के जनन लसिका कोशिकाओं के चारों ओर जलीय वातावरण बनाकर कोशिका के बाहर एवं भीतर पराशर संतुलन बनाए रखता है। यहाँ फ्रेंड आपको उसी में पचवा है लसिका वाहिनियों में स्थित लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है जब जीवाणुओं का लक्षण भक्षण करते हैं। तो फिर यहाँ छठवां आपका आता है यह कोमल अंगों का को रगड़ से बचाता है। तो फिर अपने आते हैं हम लोग का पांचवा प्रश्न है स्वपरागर के लिए आवश्यक अनुकूल तथा इनके लाभ एवं हानियां लिखिए। तो फिर यहाँ पे हेडिंग डालेंगे स्वपरागर के लिए आवश्यक अनुकूल। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, नर एवं मादा भाग के एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला यहाँ पर हेडिंग डालेंगे स्वपरागर के लाभ। तो फिर यहाँ पर पढ़ा है पुष्पों में स्वपरागर एक आसान तथा निश्चित घटित प्रक्रिया है जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है। दूसरा फ्रेंड उसी में इनको परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तीसरा फ्रेंड है स्वपरागित पुष्पों को रंग सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे पौधों की कम कम से कम ऊर्जा उपयोग होती है। तो चौथा उसी में फ्रेंड स्वपरागण में परागण के लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है, जिससे परागकण व्यर्थ नष्ट नहीं होते। पांचवा फ्रेंड उसी में स्वपरागित बीज शुद्ध नर नस्ल वाले सुमयुग्मी समयुग्मी संतति होते हैं, अर्थात इनके पैतृक पैतृक गुण वही रहते हैं। यहाँ तो तब आता है अगला हम लोग टॉपिक है स्वपरागण से हानियाँ। तो फिर इसमें पहला है स्वपरागण से उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं।
इसी में दूसरा फ्रेंड अब है हम लोग का यहाँ पर स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में समय के साथ रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तीसरा है स्वपरागण के से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं। चौथा उसी में फ्रेंड स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या के कम भार में हल्के तथा आकार के छोटे होते हैं। दूसरी में आपका आता है पांचवा, ऐसे भी शीघ्र नहीं पकते हैं। छठवां है स्वपरागण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो फ्रेंड आपसे अब आता है हम लोग का लास्ट प्रश्न है छठवां, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? नर तथा मादा में लिंग गुणसूत्र का विनाश लिखे। तो फ्रेंड यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लिंग गुणसूत्र। तो फ्रेंड ऐसे डालेंगे तो नंबर ठोस मिलता है। तो लिखेंगे मनुष्य की सभी कायिक तथा जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्र के 22 समजात जोड़े होते हैं जिन्हें आटोसोम आटोसोम कहते हैं। शेष एक जोड़ा गुणसूत्र गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। पुरुष तथा स्त्री में यह गुणसूत्रों का जोड़ा स्त्री में यह गुणसूत्रों का एक दूसरे से भिन्न होता है। पुरुष में इस जोड़े 23वें जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिनमें से एक छोटा तथा दूसरा बड़ा होता है। इस प्रकार के हेट्रोसोम है। इसमें से बड़ा एक्स तथा छोटा वाई गुणसूत्र कहलाता है। स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र भी समजात तथा यक्ष प्रकार के होते हैं। इस प्रकार जैसे पहला आपका है पुरुष की जनन कोशिका में हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ पर 22 जोड़ा प्लस एक्स वाई बराबर 46 गुणसूत्र तथा फिर यहाँ पर दूसरा स्त्री की जनन कोशिका में हेडिंग डालेंगे, फिर हम लोग का 22 जोड़ा प्लस एक्स एक्स बराबर 46 गुणसूत्र होते हैं। अर्थात मनुष्य में लड़के अथवा लड़की का होना इन्हीं लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड आपको हम कुछ चित्र दिखाने वाला हूँ कि जो अगर आपके बोर्ड की परीक्षा में आ गया तो हम कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं सही रूप से मैं आपको चित्र भी दिखा दिया हूँ। तो फ्रेंड अभी तक आप माय यूट्यूब चैनल नए आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप हाइड कर लीजिए। तो फ्रेंड आपको हम इसी तरह रोजाना वीडियो, तो फ्रेंड कल आपको मैं फिजिक्स का वो विकल्प प्रश्न दूंगा कि वो भी आपका जो भी 5 नंबर का हो या 6 नंबर का हो तो वो आपका छूटे नहीं। तो फ्रेंड आप तब तक हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए।